Assalamualaikum dear students and welcome to organizational behavior class. Now this is the second part of our lecture about groups in organizational behavior. और इस लेक्चर में हम टीम्स को डिस्कस करेंगे और आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि ग्रुप्स और टीम्स में डिफरेंस क्या है, टीम्स क्यों इफेक्टिव ज़्यादा होती हैं, उनकी पॉपुलैरिटी क्यों होती है वर्क प्लेस में आजकल बहुत ज़्यादा, और इफेक्टिव टीम्स किस तरह क्रिएट की जा सकती हैं, हम किसी बंदे को बेहतर टीम प्लेयर कैसे बनाया जाता है या कौन से लोग जो हैं वो ज़्यादा बेहतर टीम प्लेयर्स होते हैं। सो लेट्स प्रोसीड। इससे पहले कि हम ये देखें कि टीम्स होती क्या हैं और टीम्स और वर्क ग्रुप्स में क्या फ़र्क होता है, हम ये देखते हैं कि व्हाई टीम्स हैव बिकम सो पॉपुलर इन द ऑर्गेनाइजेशंस नाउअडेज। इन शॉर्ट उसकी तो बहुत बड़ी वजह है ये कि दे आर मोर इफेक्टिव। जितनी भी टीम्स के ऊपर रिसर्च हुई है उन रिसर्च ने ये देखा है कि टीम्स कलेक्टिवली जब एक टीम कोई काम करती है तो इंडिविजुअल से ज़्यादा बेहतर आउटकम्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर देती है, और बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जो अकम्प्लिश ही टीम्स में होते हैं। ठीक है, टीम्स आर मोर फ्लेक्सिबल, दे आर मोर रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग इवेंट्स एज कम्पेयर टू कि हम ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट्स में करें या हम अदर टाइप्स ऑफ ग्रुप्स में करें। अच्छा, teams can quickly assemble, they can quickly go from one place to another, they can quickly change their focus, they can quickly disband का मतलब है कि वो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो सकती हैं। जब टीम्स बनाई जाती हैं तो वो इस तरीके से बनाई जाती हैं कि जब टीम प्लेयर्स या टीम मेंबर्स हैं वो जल्दी से मिल जाते हैं। जब हम टीम की बात कर रहे हैं तो यू कैन ऑलवेज कीप इन माइंड दोज टीम्स जो स्पोर्ट्स में होती हैं कि किस तरह वो एक कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी के साथ वो खेल रहे होते हैं, स्पेसिफिकली वो स्पोर्ट्स जो टीम स्पोर्ट्स होती हैं जैसे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। तो एक जिसे कहते हैं कि इकट्ठे होके एज वन यूनिट वो खेल रहे होते हैं। ठीक है, और इसी वजह से जब टीम्स काम करती हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो उसमें एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है, और इतनी पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट जो अच्छी और इफेक्टिव टीम्स होती हैं उनमें एम्प्लॉय की ऐसे पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट होती है कि एज अ वन यूनिट सोचते हैं, उनके कोलैबोरेटिव माइंडसेट हो जाता है, उनकी डिसीजन मेकिंग जो है वो ज़्यादा पार्टिसिपेटिव होती है, लेकिन वो जल्दी एक डिसीजंस पे भी पहुंच जाते हैं क्योंकि उनकी वे ऑफ थिंकिंग जो है वो भी एक जैसी हो जाती है। ठीक है, और इन टर्न ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। लेकिन यहाँ ये बात भी समझनी चाहिए कि हमेशा टीम्स जो हैं वो इफेक्टिव नहीं होती। कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं कि वी गेट इफेक्टिव टीम्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशंस। टीम्स एंड ग्रुप्स आर टू डिफरेंट एंटिटीज। होता ये है कि टीम भी एक किस्म का ग्रुप है, लेकिन वो एक डिफरेंट ग्रुप है। जो नॉर्मली हम जब ग्रुप की बात करते हैं, हमने पहले ग्रुप को डिफाइन किया था एज टू और मोर इंडिविजुअल्स who are interacting with each other, who are interdependent and who work together to achieve some objective। अच्छा, जब वर्क ग्रुप की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में जनरली वर्क ग्रुप्स जो हैं वो जब काम कर रहे होते हैं तो उनका प्राइमरी मकसद ये होता है कि वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें, एक दूसरे की मदद से डिसीजन मेकिंग करें, इकट्ठे होकर कोई ना कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करें जिसमें वो एज ए इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब हम वर्क ग्रुप्स की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा कलेक्टिव एफर्ट के साथ कलेक्टिव या जॉइंट एफर्ट के साथ काम उसमें नहीं होता। उसमें हर बंदा अपना अपना काम कर रहा होता है और ओवरऑल कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव सिनर्जिकल इफेक्ट या एक ओवरऑल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो क्रिएट नहीं होता विद ईच इंडिविजुअल वर्किंग एज इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं वर्क ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर डूइंग देयर वर्क and they are interacting with each other and they are dependent upon each other to do that work. Work team on the other hand उनका एक एम होता है, उनका काम एक दूसरे के ऊपर हाईली डिपेंडेंट होता है। ठीक है, उनकी एफर्ट्स कोऑर्डिनेटेड होती हैं, वो सब एज वन यूनिट काम कर रहे होते हैं। उस इतनी इंटीग्रेटेड उनका काम होता है कि एक बंदा भी अगर अपना काम खराब करे तो हो सकता है कि पूरे के पूरे ग्रुप का सारा काम खराब हो जाए या पूरी जो एफर्ट है वो ज़ाया हो जाए। तो इतना उनका एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है। ठीक है,
दोनों के अंदर डिफरेंसेस यही हैं कि वर्क टीम्स आर टू मच इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड वर्क ग्रुप्स आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर बट नॉट टू दैट एक्सटेंट। दोनों में वर्क ग्रुप और वर्क टीम्स में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके इंडिविजुअल एफर्ट्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले कर रही होती हैं, ठीक है, लेकिन ये इंडिविजुअल एफर्ट्स जो हैं उनकी टीम्स के अंदर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बिकॉज उन्होंने एज वन यूनिट काम करना है और बहुत ज़्यादा डिपेंड। आप इस तरह ही देख लें कि जब फुटबॉल में गोल करना है तो अकेला बंदा भी बॉल लेके जा सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम पासिंग होती है, एक पास करता है दूसरा पास करता है, हर कोई अपनी अपनी पोजीशन पे खड़ा होता है और हर कोई अपनी अपने फंक्शन को उस टाइम परफॉर्म कर रहा होता है। किसी एक से भी स्किप हो जाए तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो या तो गोल करवा दे या गोल हो जाए, तो एक बहुत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ उन्हें चलना पड़ता है। सेम हैपन्स इन क्रिकेट, जब टीम बॉलिंग करा रही होती है तो एक बॉलिंग कर रहा है, विकेट कीपिंग कर रहा है और अपनी अपनी पोजीशंस पे खड़े होकर फील्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक टीम के अंदर जो ओवरऑल जो आउटकम है वो एक इंडिविजुअल की इनपुट से ज़्यादा है, बढ़ के है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है ग्रुप्स और टीम में, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। अब जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि वर्क टीम्स आर मच मोर कोऑर्डिनेटेड, टीम्स आर टाइप ऑफ अ ग्रुप्स, लेकिन वो एक आम ग्रुप से हटके उनमें ये खसूसियत है कि एक तो कलेक्टिव परफॉर्मेंस, दूसरा सैनर्जी। सैनर्जी हम कहते हैं कि जब आप इकट्ठे मिलकर काम नहीं, जैसे एक अकेला 2-11 वाली बात आपने सुनी होगी और 3-111 वाली बात, वो टीम्स पे ज्यादा एप्लीकेबल है। तो सैनर्जी इज मोर पॉजिटिव इन वर्क टीम्स। अकाउंटेबिलिटी वर्क टीम्स में इंडिविजुअल की भी होती है और ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी भी होती है, ठीक है। टीम मैच हार जाए, एक आधा बंदे की वजह से हारे, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी, लेकिन ओवरऑल टीम को उसको फोकस फेस करना पड़ता है। और स्किल्स जो हैं वो हर किसी के एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। आपने ये देखा होगा कि हर कोई जो है वो अटैकर नहीं होता, हर कई लोग मिडफील्डर्स अच्छे होते हैं, कई लोग जो हैं वो डिफेंस अच्छा करते हैं, कोई गोल कीपिंग अच्छी करता है, तो वो एक कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होते हैं, एक दूसरे की स्किल्स को एनहांस कर रहे होते हैं। कई पासिंग बहुत अच्छी करते हैं, उनको मिडफील्ड में खड़ी कर देते हैं फुटबॉल में, कई जो हैं वो बड़ी एक्यूरेसी के साथ गोल में किक कर लेते हैं या एंड पे डॉजिंग कर लेते हैं बड़ी अच्छी, तो उनको फिर अटैकिंग में ले आते हैं। तो इस तरह कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स जो होते हैं वो टीम्स के अंदर होते हैं। ऑन द अदर हैंड वर्क ग्रुप्स में हर किसी के अपने अपने स्किल्स होते हैं, जो जनरल वर्क ग्रुप्स होते हैं और वो बड़े डिफरेंट होते हैं, जो कि डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। वो डिपार्टमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ अ वर्क ग्रुप, ठीक है। तो डिपार्टमेंट में इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी भी होती है, एक ओवरऑल सिनर्जी का अगर माहौल ना भी हो तो हर कोई अपना अपना उसमें काम कर रहा है, उसको अपनी इंडिविजुअल एफर्ट्स जो हैं वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। So as we have discussed कि teams are type of groups जिनमें बहुत coordinated effort होती है and people are too much interrelated to each other to achieve a common task। ऑर्गेनाइजेशंस में काफ़ी अरसे से टीम्स यूज़ हो रही हैं और उनको बहुत अहमियत दी जाती है। स्पेसिफिकली आजकल जो प्रोजेक्ट बेस्ड टास्क होते हैं उनमें टीम्स की अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। जिसमें आप लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट्स बना रही हैं डिफरेंट किस्म की, नए से नई प्रोडक्ट्स बनानी है, नई से नई सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, डील्स को नेगोशिएट करना है, प्रोजेक्ट्स को कोऑर्डिनेट करना है, कंसल्टेंसीज प्रोवाइड करनी है, डिसीजन मेकिंग करनी है। ये तमाम चीज़ों में टीम्स की अहमियत ज़्यादा बढ़ गई है। सो 4 कॉमन टाइप्स ऑफ टीम्स जो हैं वो आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में स्पेसिफिकली बनाई जाती हैं। फर्स्ट इज़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स, जिस तरह आपने देखा कि क्वालिटी कंट्रोल्स का बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है ऑर्गेनाइजेशन में, सो क्वालिटी कंट्रोल टीम इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम इज़ एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ 5 to 12 एम्प्लॉयज फ्रॉम अ सेम डिपार्टमेंट, जो इसलिए उनकी एक टीम बनाई जाती है कि वो किसी भी वर्किंग एनवायरनमेंट में क्वालिटी, एफिशिएंसी और उसकी वर्क एनवायरनमेंट में जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करें। अच्छा, वो टीम्स पीरियोडिकली मिलती हैं, मे बी वीकली, डेली, और वो जो अगर जैसे क्वालिटी बेस्ड अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में जैसे होती हैं, तो उसका तो ये काम होगा कि वो जो क्वालिटी कंट्रोल के जो इश्यूज हैं, ठीक है, वो जो ओवरऑल इश्यूज हैं उनको देखें और देखें कि इसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन के जो प्रोसेसेस हैं, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स किस तरीके से की जाती हैं एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस
वर्क चल रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम इज वन टाइप ऑफ टीम जो किसी स्पेसिफिक इशू को रिजॉल्व करने के लिए बनाई जाती है। फिर एक और टाइप की टीम जिसे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिकली एक बहुत बड़ा उसके मकसद ये होता है कि किसी एक मैनेजर की जगह एक टीम को एक मैनेजर का टास्क दे दिया जाए। तो सेल्फ मैनेज वर्क टीम्स आमतौर पे तकरीबन 10 से 15 लोग एम्प्लॉयज़ जो बहुत रिलेटेड किस्म का काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट होते हैं, उनको इकट्ठा कर दिया जाता है और उनको किसी एक प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। ज़रूरी नहीं है कि ये एम्प्लॉयज़ इन सेल्फ मैनेजर्स हों, लेकिन उनको एक लीडरशिप टास्क दे दिए जाते हैं बेस्ड अपॉन देयर एक्सपर्टीज़। अच्छा, अब ये सेल्फ मैनेज टीम्स जो होती हैं ये अपने आप को खुद मैनेज करती हैं, ठीक है, और इसके अंदर ऐसा इनके अंदर मैनेजर नहीं होता, लेकिन ये एक मैनेजर के तौर पे खुद डिसीजन लेके जो पहले एक मैनेजर काम कर रहा होता है वो ये काम कर रही होती हैं। अच्छा, उसमें क्या क्या डिसीजन हो सकते हैं, जैसे प्लानिंग के डिसीजन हो सकते हैं, स्केजुलिंग हो सकती है, मेंबर्स को टास्क असाइन करना, ऑपरेटिंग बेस्ड डिसीजन हो सकते हैं, इवन प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजंस भी हो सकते हैं, सप्लायर्स और कस्टमर्स के साथ भी काम कर रहते हैं। अच्छा, फिर सेल्फ मैनेज वर्क टीम्स होती हैं जो वो इवन अपने मेंबर्स को खुद सेलेक्ट भी कर सकती हैं और एक दूसरे की परफॉर्मेंस को भी एवेल्यूएट कर देती हैं। ठीक है, और इसमें होता ये है कि जब ये टीम्स इस्टेब्लिश होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में पहले सुपरवाइजर्स होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है और ये टीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि ये उन सुपरवाइजर्स की जगह, आप समझें एक बंदे की जगह एक टीम ने ले ली है और वो टीम वही वाला फंक्शन परफॉर्म कर रही है जो पहले एक सुपरवाइजर परफॉर्म करता था। तो होता ये है कि जो भी एडवांटेजेस हमने पिछली स्लाइड्स में टीम्स के पढ़े हैं वो एडवांटेज यहाँ पे आ जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं उनके काम में। फिर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर टास्क होते हैं या प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें आपको मल्टीपल एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सो वहाँ पे बनाई जाती हैं क्रॉस फंक्शनल टीम्स। क्रॉस फंक्शनल टीम्स में एम्प्लॉयज़ के आमतौर पर हायरार्किकल लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है, कुछ जूनियर्स भी हो सकते हैं, कुछ सीनियर्स भी हो सकते हैं। आप बिल्कुल क्रॉस फंक्शनल टीम्स को टास्क फोर्स की तरह समझें, जिस तरह JITs बनाई जाती हैं जिनमें एक्सपर्ट्स डिफरेंट महकमों से आते हैं। इसी तरह विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन क्रॉस फंक्शनल टीम्स बनाई जाती हैं जो डिफरेंट वर्क एरिया से आती हैं और उनको टुगेदर कंबाइन कर दिया जाता है एक टीम के अंदर टू अकम्प्लिश सम टास्क। अच्छा, अब क्रॉस फंक्शनल टीम्स इफेक्टिव क्यों होती हैं? क्योंकि ये डाइवर्स एरिया से लोग सामने आते हैं, उनके पास डिफरेंट किस्म की एक्सपर्टीज होती हैं, उनके पास न्यू आइडियाज़ होते हैं और वो प्रॉब्लम्स को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अब ये बिल्कुल इसी तरह देख लें जिस तरह एक बिल्डिंग बनती है, तो उस बिल्डिंग के अंदर कितने डिफरेंट किस्म के टेक्निकल लोग चाहिए होते हैं, आर्किटेक्ट्स भी चाहिए होते हैं, सिविल इंजीनियर्स भी चाहिए होते हैं, उसके बाद लैंडस्केपिंग के लोग भी चाहिए होते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन के लोग भी चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इवन अगर कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बननी है तो उसके अंदर जो सॉइल की प्रॉपर्टी या जो उसकी ज्योग्राफी है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरह क्रॉस फंक्शनल टीम जो है वो बड़ी इफेक्टिव रहती है ऑर्गेनाइजेशंस में। आल्दो इनके कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं क्रॉस फंक्शनल टीम्स के, मतलब ये कि अगर इनके जो मेंबर्स हैं आपस में बहुत ज़्यादा अलाइन ना हो, ठीक है, उसकी वजह से भी इनको इश्यूज हो सकते हैं। बट दे आर एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ टीम। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स टोयोटा, होंडा, निसान, BMW, GM, फोर्ड ये यूज़ करती हैं इस तरह की टीम्स ताकि कॉम्प्लेक्स जो उनके नए डिज़ाइन उन्होंने लॉन्च करने हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से लॉन्च कर सकें। अच्छा, फिर टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा क्रॉस फंक्शनल टीम्स का काम है क्योंकि टेक्नोलॉजी में इनोवेशन चाहिए होती है, न्यूनेस चाहिए होती है। ठीक है, इस वजह से वहाँ पे डिफरेंट डिसिप्लिन से लोगों को इकट्ठा करके अक्सर नए प्रोजेक्ट्स जो है वो करवाए जाते हैं। यहाँ पे हार्ले डेविडसन की एग्जांपल ले लें, एक मोटरसाइकिल कंपनी है, बड़ी मशहूर और बड़ी फेमस हैवी बाइक्स बनाती है। उसने क्रॉस फंक्शनल टीम्स को यूज़ करके अपनी नई प्रोडक्ट फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जो है वो लॉन्च की। अब प्रोडक्ट की कंसेप्शन से लेके उसकी लॉन्च तक जो क्रॉस फंक्शनल टीम्स हैं उसके अंदर हार्ले डेविडसन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्ट प्लानिंग, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, परचेजिंग, इन सब को मिला के क्रॉस फंक्शनल टीम बनाई गई और तब ही एक सक्सेसफुल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल
हार्ले डेविडसन ने लॉन्च की है। एक और बड़ी फेमस टाइप ऑफ टीम या सेटअप आप कह लें टीम का, वो ये है कि टीम्स जो है वो फिजिकली या फेस टू फेस मीट नहीं कर रही। स्पेशली ड्यूरिंग कोविड ऐसे हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी कंपनीज जो है वो ऑनलाइन काम कर रही हैं। और एक्चुअली ऑनलाइन पहले भी काम हो रहा था, पहले भी कंपनीज जो हैं वो वर्चुअली प्रोजेक्ट्स कर रही थी या टीम्स क्रिएट कर रही थी, बट आजकल के सिनेरियो में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया है। सो वर्चुअल टीम्स आर द टीम्स दैट यूज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू टाई टुगेदर पीपल हु आर फिजिकली डिस्पर्स्ड, ठीक है, और उनके कॉमन गोल्स होते हैं। अब वो बहुत सारे कम्युनिकेशन मीडियाज अपने इंटरनल सोशल नेटवर्क सिस्टम यूज़ करते हैं, या जो दूसरे सोशल नेटवर्क सिस्टम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल्स, उनको यूज़ करते हैं, और हर वक्त एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं जो प्रोजेक्ट जिस पे वो काम कर रहे होते हैं। और उनका तकरीबन तमाम काम जो है वो रिमोटली चल रहा होता है। अब जो वर्चुअल टीम्स हैं उनको मैनेज करना फेस टू फेस टीम की निस्बत डिफरेंट होता है। वो डिफ़िकल्ट भी होता है टू सम एक्सटेंड, लेकिन उसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। फ़ायदे इस वजह से होते हैं, एक तो आप बहुत ज़्यादा अगर उनको डिफ़िकल्ट काम है और आपके पास फिज़िकली मीट करने का मौका नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स जो हैं वो दूसरे मुल्कों में बैठे हुए हैं या डिस्पर्स बैठे हैं, तो आप उनको टुगेदर ले आएँ। सो यू आर ब्रिंगिंग टुगेदर द मोस्ट एक्सपर्ट पीपल ऑन सम प्रोजेक्ट। और सबसे बेहतर अगर आप उनको मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो आप मेंबर्स के दरमियान ट्रस्ट होना चाहिए। अच्छा, ट्रस्ट क्यों, इसका जिक्र यहाँ पे इसलिए किया कि आप जब फेस टू फेस बात कर रहे होते हैं ना, तो उसका एक और, अगर आप कोई जोक क्रैक कर देते हैं या कोई आप गलत भी बात कर देते हैं, आप सॉरी कर देते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, या आपका फेस एक्सप्रेशन देख के लोग समझ आते हैं कि यार ये बाद में सीरियस नहीं है। लेकिन जब ऑनलाइन आप बात कर रहे होते हैं, मैसेजिंग कर रहे होते हैं, इवन आप इमोटिकॉन्स भी यूज़ करें, इवन आप की टोन या लैंग्वेज ऐसी भी हो, लेकिन हर कोई उसको उस तरीके से परसीव नहीं करता। तो अगर किसी ने जलता हुआ इन्फ्लेमेटरी कमेंट अगर दे दिया, रिमार्क दे दिया, तो वो ट्रस्ट को ब्रीच कर सकता है और फिर दिल में बातें रह जाती हैं, और चूंकि कम्युनिकेशन इतनी इफेक्टिव नहीं होती। Keep in mind that communication in online communication is actually the worst form of communication right now, specifically the written one. The messages that we are writing on WhatsApp are actually the worst form of communication. टू सम एक्सटेंट जब हम वर्बल बात करते हैं तो बेहतर हो जाती है, और जब फेस टू फेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तब भी थोड़ी बेहतर हो जाती है, लेकिन उतनी इफेक्टिव नहीं होती जितनी हम फेस टू फेस फिजिकल प्रेजेंट होकर करते हैं। अच्छा, दूसरा, अगर मैनेजमेंट चाहती है कि इफेक्टिव हो टीम, तो उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करती रहे, क्लोजली मॉनिटर करती रहे, ताकि मेंबर्स जो हैं वो जिसे कहते हैं कि सोशल लॉफिंग का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि मेंबर्स जो हैं वो बिल्कुल लाताल्लुक हो जाए और डिसअपियर हो जाए और बस ऑनलाइन सुनते रहें, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट ना करें, ठीक है। और दूसरा ये जो भी काम चल रहा है, जिस प्रोडक्ट पे भी काम कर रहे हैं, वो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन सबको पता हो, ताकि जो मेंबर्स भी उस टीम का पार्ट है वो उसको अपना काम समझ के सर अंजाम दें। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ भी जहन में रखें कि जो वर्चुअल टीम्स हैं उनको कभी भी फेस टू फेस टीम का हम सब्सिट्यूट नहीं कह सकते। आल्दो उनके अपने फ़ायदे हैं, लेकिन फेस टू फेस कम्युनिकेशन एंड फेस टू फेस मीटिंग इज़ एक्चुअली द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डिस्कस द आइडियाज़, टू डेलिब्रेट, आपस में जो डिबेट होती है, जो बहस होती है, जो नतीजे में पहुंचते हैं, जो डिसीजन मेकिंग होती है, वो फेस टू फेस जो टीम्स हैं उनमें बेस्ट होती है। कोई भी टीम, उसका फ़ायदा तब होगा जब वो एक इफेक्टिव टीम होगी। और एक इफेक्टिव टीम किस तरीके से बन सकती है, उसकी जनरल गाइडलाइंस क्या है, वो अब हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें ये बात जहन में रहे कि ये सिर्फ जनरल गाइडलाइंस हैं, कुछ स्पेसिफिक टीम्स होती हैं, कुछ स्पेसिफिक कंपोजिशंस होती हैं, हो सकता है उसमें थोड़ी सी इसमें डिफरेंसेस हो जाए चीज़ें। दूसरा, ये मॉडल ये अज्यूम कर रहा है कि टीम वर्क जो है वो इंडिविजुअल वर्क से ज़्यादा प्रेफरेबल है। जो सिनेरियो हमारे पास ऐसा है या काम हमारा ऐसा है कि हमने इस तरह इस मॉडल को लेके चलना है। अब एक और बात भी आप लोगों को जहन में रहे कि टीम्स अक्सर बनाई जाती हैं, लेकिन कई टीम्स जो हैं वो खुद इवॉल्व भी होती हैं। जैसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक इवॉल्वमेंट ऑफ द टीम्स। ये जो ऑर्गेनिक इवॉल्वमेंट ऑफ द टीम है, ये इसकी एग्जांपल मैं आपको जैसे दूं
कि बहुत सारे फ्रीलांसर्स आजकल काम कर रहे हैं और उनका काम ये वो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एज अ फ्रीलांसर। अब समटाइम्स ये होता है कि कंपनीज को ऐसे प्रोजेक्ट्स चाहिए होते हैं जो एक अकेला बंदा या एक अकेला फ्रीलांसर की एक्सपर्टीज नहीं होती है वो कर सके। तो फ्रीलांसर्स क्या करती हैं कि वो एक अपनी टीम बना लेते हैं और एक दूसरे के साथ मिल के एक कोहेसिव सा वर्किंग यूनिट बना लेते हैं जिसको हाइव कहते हैं। जैसे बीज का हाइव होता है उसको हाइव कहते हैं। तो ये भी एक एक जिसे कहते हैं कि इन्वॉल्वमेंट है एक टीम की। ठीक है, इसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशंस में टीम है उसके तीन की कंपोनेंट्स हैं: कॉन्टेक्स्ट, कॉम्पोजिशन एंड प्रोसेस वेरिएबल्स। और ये जो तीन की कंपोनेंट्स हैं इनके फिर सब डायमेंशंस हैं जो हम वन बाय वन अब एक्सप्लोर करेंगे। नंबर वन, किसी भी टीम के लिए उसका कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स या उसके सिचुएशनल फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस कंपनी में है क्या वो उसको एडिक्वेट रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही हैं। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा सा पार्ट होते हैं एक टीम, और हर काम का दारो मदार उसके रिसोर्सेज पे होता है। जो उस टीम का काम है, जो उसको जॉब दी गई है, अगर उसको रिसोर्सेज नहीं दिए गए, देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, then obviously the ability to perform the job effectively is going to reduce, goals achieve नहीं होंगे। तो ये क्या क्या सपोर्ट्स हो सकती हैं, जैसे इंफॉर्मेशन है, इक्विपमेंट है, स्टाफ एडुकेट है, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है, जो भी उनके काम है, जो उनको टास्क दिया गया उससे रिलेटेड रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। सेकेंडली, देयर शुड बी प्रॉपर लीडरशिप एंड द स्ट्रक्चर। कोई भी टीम जो है वो बगैर अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है उसका, अगर काम डिवाइड नहीं है प्रॉपरली, तो उसके बगैर काम नहीं कर सकती। सेल्फ मैनेज टीम्स के अलावा बाकी जो टीम्स होती हैं उनके अंदर मैनेजर्स होते हैं, उनके अंदर कोई ऐसा बंदा होता है जो उस टीम को मैनेज कर रहा होता है, और वहाँ पे फिर लीडरशिप की जो इम्पोर्टेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो जो भी मैनेजर है उसकी लीडरशिप की जो क्वालिटीज हैं वो बेहतर होनी चाहिए। तो हम लीडरशिप को भी एक टॉपिक में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हाउ टू बी बिकम अ गुड लीडर। देन देयर शुड बी अ क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट। एक दूसरे पे एतमाद ही इफेक्टिव टीम बनाता है। लोग एक दूसरे की बैक बाइटिंग ना करें, एक दूसरे को क्रॉस करके एक दूसरे की बैक पे जाके पॉलिटिक्स ना खेलें। एक ट्रस्ट हो, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन प्रॉपरली शेयर करें, एक दूसरे की को तरक्की होता देख के जो है वो ये ना कहें कि जेलस ना हो। तो जब तक ट्रस्ट नहीं होगा तब तक टीम जो है वो इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। ठीक है, और ट्रस्ट बेसिकली एक परसेप्शन है, और वो परसेप्शन जब तक कायम है तब तक ठीक है, जब तक वो कायम नहीं है, ट्रस्ट कम है, वहाँ पे फिर जो टीम्स हैं वो उनकी जो इफेक्टिवनेस है, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इन द कॉन्टेक्स्ट इज द परफॉर्मेंस एवेल्युएशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम। कोई भी काम इंडिविजुअल कर रहा हो या ग्रुप कर रहा हो, उसके लिए उसकी परफॉर्मेंस को मैयर करना और उस परफॉर्मेंस की बेस पे उसको रिवॉर्ड देना, जैसे हमने मोटिवेशन में चीज़ डिस्कस की थी, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे आ जाती हैं ग्रुप बेस्ड अप्रेजल्स, यहाँ पे आ जाती हैं प्रॉफिट शेयरिंग्स, कि अगर ग्रुप को आप साथ थोड़ा सा प्रॉफिट में हिस्सा दे दें। जब एचआर में भी आप इस चीज़ को आपने पढ़ा होगा कि आप जब रिवॉर्ड्स डिसाइड करते हैं तो आप उनको कोई ना कोई इंसेंटिव दे देते हैं कि आप ये काम ठीक करो तो आपको इतने शेयर्स मिलेंगे, आपको इस तरह एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो उनकी मोटिवेशन, उनकी कमिटमेंट को इम्प्रूव करने के लिए देयर शुड बी अ परफॉर्मेंस वैल्यूएशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम। द सेकंड फैक्टर फॉर क्रिएटिंग एन इफेक्टिव टीम इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द टीम। टीम कंपोज कैसे की गई है, कौन कौन लोग उसमें शामिल है, उसका सब डायमेंशन है एबिलिटीज ऑफ मेंबर्स। जो टीम बनाई जाए उसके अंदर जिस काम के लिए आपने टीम बनाई है उसके माहिर लोग जो है वो होने ज़रूरी हैं। किसी भी टीम की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है उसके मेंबर्स के नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज, द KSA। KSA स्टैंड्स फॉर नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज, और ये नॉलेज, स्किल्स ऑफ एबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स कंबाइन होके उस टीम की ओवरऑल एबिलिटी बनाती है। ठीक है, अगर आपका टास्क एक हाई इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, तो हाई एबिलिटी टीम्स आपको चाहिए जिसके अंदर डिफरेंट
माहिरीन मौजूद हों, ठीक है, और वो अपने काम को, अपनी हिस्से को अच्छे तरीके से जानते हो। जैसे अभी हमने इससे पहले जिक्र किया कि हार्ले डेविडसन ने जिस तरीके से अपनी इलेक्ट्रिक बाइक बनाई, तो अपने डिपार्टमेंट से डिफरेंट डिफरेंट हाई एबिलिटी पीपल चूज करके ही उसने वो टीम बनाई होगी जो उसकी इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर जिसने काम किया होगा। और फिर साथ साथ एबिलिटी ऑफ द लीडर आल्सो इम्पॉर्टेंट। जो स्मार्ट टीम लीडर्स होते हैं वो इवन जो लेस इंटेलिजेंट टीम मेंबर्स होते हैं उनके भी हेल्प आउट करते हैं अगर वो किसी टास्क के साथ स्ट्रगल कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड अगर लेस इंटेलिजेंट लीडर है जिसकी एबिलिटी खुद भी कम है, तो वो हाई एबिलिटी टीम के भी काम को ज़ाया कर सकती है, न्यूट्रलाइज कर सकती है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज द पर्सनैलिटी ऑफ मेंबर्स। पर्सनैलिटी को हमने बड़े जिसे कहते हैं डिटेल में डिस्कस किया था अपने प्रीवियस चैप्टर्स में, और हमने ये देखा था कि बिग 5 में से कुछ पर्सनैलिटी डायमेंशंस ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली अगर हाई हो किसी मेंबर में तो टीम की इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाती है। जैसे कॉन्सेंशियसनेस है। कॉन्सेंशियस पीपल आर वेरी गुड एट हेल्पिंग अदर टीम मेंबर्स, बैकिंग देम अप एंड डूइंग थिंग्स बाय द राइट वे, ठीक है। और जो टीम्स जिनमें कॉन्सेंशियस टीम मेंबर ज्यादा होते हैं, ओवरऑल जैसे हमने देखा था कि कॉन्सेंशियसनेस का परफॉर्मेंस के साथ गहरा ताल्लुक होता है, इसलिए अगर टीम में कॉन्सेंशियस मेंबर्स भी ज्यादा हो तो हम उसे कहेंगे हाई कॉन्सेंशियस टीम बन गई है, तो उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाएगी। तो आप यहाँ पे ये चीज समझ गए होंगे कि टीम कंपोजिशन इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी से मिल के एक टीम की अपनी पर्सनैलिटी बन जाती है, ठीक है। सपोज करें कि ऑर्गेनाइजेशन को 4 लोगों की 20 टीमें बनानी है। अच्छा, वो क्या करती है कि एक टीम ऐसे बनाती है कि जिसमें हाईली कॉन्सेंशियस पीपल होते हैं, और एक टीम ऐसे बनाती है जिसमें लो कॉन्सेंशियस होते हैं। तो हाई कॉन्सेंशियस वाली जो टीम है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी। अच्छा, अब ऐसे भी हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग हाईली कॉन्सेंशियस हैं और कुछ लोग लो कॉन्सेंशियस हैं, तो आप ऐसा करें कि आप उनको मिक्स कर दें, हाई कॉन्सेंशियस के साथ लो कॉन्सेंशियस लोग जो हैं उनको लगा दें। तो सरप्राइजिंगली होगा ये कि वो हाई कॉन्सेंशियस लोग उन लो कॉन्सेंशियस को भी टू सम एक्सटेंड हाई बना सकते हैं। यानी एक किस्म का उनके ऊपर एक कॉन्टेजियस इफेक्ट या सीडिंग इफेक्ट जिसे हम कहते हैं कि एक से दूसरे को पर्सनैलिटी ट्रांसफर होना, टेम्पररी ट्रांसफर ही होती है लेकिन टू सम एक्सटेंड एक पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है। और कौन से ट्रेड्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? ओपननेस टू एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और सबसे बढ़ के तो एग्रीएबलनेस, ठीक है। एग्रीएबलनेस, वो लोग जो एग्रीएबल होते हैं उनका भी टीम में बड़ा एक जिसे कहते हैं एडजस्ट होना आसान होता है। लेकिन एग्रीएबलनेस का एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये आ सकता है कि जो लोग जल्दी एग्री कर जाते हैं वो हो सकता है बहुत अच्छा जो है वो क्रिटिसिज्म या रिस्पॉन्स ना दे सके, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बीइंग अ टीम मेंबर जो इमोशनली स्टेबल होता है, कम न्यूरोटिक होता है, वो कन्फ्लिक्ट्स को बड़े आराम से हैंडल कर लेता है। अच्छा, उसके अलावा जो लोग एक्स्ट्रावर्ट होते हैं वो तो बहुत अच्छे टीम मेंबर्स होते हैं क्योंकि दे आर वेरी सोशल एंड दे लाइक दोज काइंड ऑफ टास्क जिसमें एक सोशल एस्पेक्ट इन्वॉल्व हो। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कॉन्सेंशियसनेस, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, एग्रीएबलनेस एंड even extraversion are important traits for personalities. Next, allocation of roles. Allocation of the roles to the team members, because teams have different needs and members should be selected such that they are able to fulfill those roles. तो ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे कौन कौन से की रोल्स हैं जो बड़े किसी भी एक टीम में होते हैं, कई में कम होते हैं, कईयों में ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये 9 रोल्स ऐसे हैं जो अगर किसी टीम में इसके मुताबिक वाले मेंबर्स मौजूद हों तो वो टीम जो है रिलेटिवली ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। सो फिर होता है डाइवर्सिटी। अच्छा, डाइवर्सिटी में ये है कि आपके पास जो टीम है क्या वो ज़्यादा डाइवर्स है। अच्छा, ये देखा गया है कि टीम मेंबर्स जो हैं अगर उनके एट्रीब्यूट्स ज़्यादा कॉमन हों, जैसे उनकी एज, उनका जेंडर, उनकी रेस, एजुकेशनल लेवल, तो कुछ कामों के लिए वो टीम जो है ज़्यादा परफॉर्म करती है, ठीक है। अगर रूटीन के काम है और अगर वो कामों के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं इनोवेशन रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर वो टीम ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। तो ये भी देखा गया है कि ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है वो टीम को नेगेटिव की तरफ ले जाती है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कन्फ्लिक्ट, ठीक है। और
जैसे हमने डाइवर्सिटी की पॉजिटिव चीज़ें देखी थी, इस तरह डाइवर्सिटी में थोड़ी बहुत नेगेटिव चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें अगर टीम ज़्यादा डाइवर्स हो तो उसके अंदर ट्रस्ट का इफेक्ट ज़्यादा आ जाता है, कम्युनिकेशन गैप का ज़्यादा आ जाता है, काला गोरे से बात नहीं करना चाहता, मर्द औरत का आपस में एक फैक्टर आ जाता है, एजुकेशन लेवल का फैक्टर आ जाता है, लेंथ ऑफ सर्विस का फैक्टर आ जाता है। सो नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल मेंटेनिंग दीज टीम्स। और यहाँ तक कि भी कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं वो भी अफेक्ट कर सकते हैं टीम की इफेक्टिवनेस को। There is a very interesting saying of the CEO of Amazon, who is actually the world's richest man right now, Jeff Bezos. He says a two pizzas rule. That if it takes more than two pizza to feed the team is too big. बहुत जो लार्ज टीम्स होती हैं ऑब्वियसली उनके अंदर कम्युनिकेशन के इश्यूज आते हैं, ट्रस्ट के इश्यूज आते हैं, कोऑर्डिनेशन के इश्यूज आते हैं, ठीक है। टीम्स की जो साइज है, और ऑब्वियसली लार्ज टीम्स भी चाहिए होती हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट, लेकिन जनरली 5 to 9 मेंबर्स की टीम जो है देखा गया वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अच्छा, इससे छोटी टीम तो खैर टीम रहेगी नहीं, क्योंकि उसके पास फिर रिसोर्सेज भी कम होंगे। बहुत छोटी टीम के अपने इश्यूज हैं, दे आर लेस रिसोर्सफुल, दे हैव लेस इम्पैक्ट। बहुत बड़ी टीम जो है वो उसके अंदर कोहेसिवनेस नहीं होती, अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है, सोशल लॉफिंग बढ़ जाती है, ठीक है, और कम्युनिकेशन गैप्स आ जाते हैं, कोऑर्डिनेशन गैप्स आ जाते हैं। तो इसलिए अगर कोई बड़ी टीम या बड़ा यूनिट बनाए तो उसका एक और हल ये है कि आप उन टीम्स को फिर सब टीम्स में डिवाइड कर दें। And the last factor which is important in composition of the team for an effective team is the member preferences. हर बंदा टीम प्लेयर नहीं होता, उसको देखना पड़ता है कि क्या वो टीम में काम कर सकता है, उसकी इस हद तक उसकी पर्सनैलिटी, उसकी अप्रोच, उसकी एटीट्यूड्स, उसके परसेप्शंस, क्या वो एक टीम प्लेयर वाले हैं। और अगर वो एक टीम प्लेयर नहीं है तो फिर उसके लिए आप कोई और टास्क असाइन करें। अगर हाई परफॉर्मिंग टीम आपको चाहिए तो उसमें वही लोग ऐड करें हु प्रेफर टू बी पार्ट ऑफ अ टीम। So coming back to our topic of allocation of roles in a team, ठीक है। जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि जो टीम्स जिनमें मेंबर ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, ज़्यादा स्किलफुल हो, वो टीम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी। अच्छा, ये बात एक लिहाज से ठीक भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये भी देखना पड़ता है कि जो टीम मेंबर्स हैं वो कौन कौन से रोल्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। जो सक्सेसफुल वर्क टीम्स होती हैं उनमें ये जो आपको तस्वीर में रोल्स नज़र आ रहे हैं, वो ये वाले सारे रोल्स अगर परफॉर्म करने वाले मौजूद हों तो वो टीम ज़्यादा इफेक्टिव है। वो कौन कौन से रोल्स हैं? ऐसे बंदे जो क्रिएटर हों, जो आइडियाज़ और क्रिएटिव आइडियाज़ इनिशिएट कर सकें, ऐसे लोग जो प्रमोटर्स हों ताकि वो उन आइडियाज़ को क्रिएट करने वाले के आइडिया को प्रमोट कर सकें, ठीक है, और उनको आगे लेके उनको बढ़ाने की अहलियत रखते हो। अच्छा, असेसर्स हों अगर टीम के अंदर, जो बहुत सारी ऑप्शंस अगर सामने आए हों तो उनको अच्छे तरीके से, लॉजिकल तरीके से एनालाइज कर सकें, ठीक है। कि आपको पता है जैसे हमने डिसीजन मेकिंग में देखा था कि लॉजिकल डिसीजन मेकिंग एक अप्रोच होती है जिसमें आप मेरिट्स और डीमेरिट्स को सामने रख के डिसीजंस लेते हैं। फिर ऑर्गेनाइजर्स हों अगर टीम के अंदर, जो ना सिर्फ रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें, इवन लोगों के काम को भी प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें, चीज़ों को सेट करना उनको आता हो, टाइम को ऑर्गेनाइज करना उनको आता हो। अच्छा, उसके बाद प्रोड्यूसर्स, जो इवन टीम में डायरेक्शंस लोगों को प्रोवाइड कर सकें और जो काम चल रहा है उसका फॉलो थ्रू ले सकें। फिर कंट्रोलर्स हों अगर टीम के अंदर, जो डिटेल्स को एग्जामिन कर सकें और रूल्स को इन्फोर्स कर सकें। ये मतलब एज अ लीडर ये वाले लोग, लेकिन अगर हर किसी के पास एक या दो ये रोल्स भी हो सकते हैं, हो सकता है एक ही बंदा ये सारे रोल परफॉर्म करे, लेकिन एक ग्रुप या टीम के अंदर ये वाले रोल्स का होना ज़रूरी है फॉर इफेक्टिवनेस। अच्छा, फिर मेंटेनर, जो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके, अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सके, अपने टीम की लिए रिसोर्सेज हासिल कर सके, अपनी टीम को प्रमोट कर सके। फिर एडवाइज़र, जो इंफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से सर्च कर सके और इंफॉर्मेशन गैदर कर सके, इंफॉर्मेशन को रिले कर सके। और फिर लिंकर, जो चीज़ों को कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट कर सके। अच्छा, अब आप
देख रहे होंगे कि बहुत हद तक ये रोल्स मैच कर रहे हैं जो हमने मैनेजेरियल रोल्स पढ़े थे, ठीक है, इंफॉर्मेशनल रोल्स, डिसीजनल रोल्स, और जो हमने शुरू में मैनेजेरियल रोल्स इस ओबी के स्टार्ट में जो हमने डिस्कस किए थे, और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के आपके कोर्स में जो 10 रोल्स ऑफ अ मैनेजर थे, ठीक है, हेनरी मिन्सबर्ग के। तो इसी तरीके से इसी एक सक्सेसफुल टीम के लिए एक बंदा, दो बंदे, तीन बंदे, या सारे टीम मेंबर्स अगर ये रोल्स परफॉर्म कर रहे हो तो फिर हम कह सकते हैं कि वो टीम जो है इफेक्टिव परफॉर्मिंग टीम होगी। अच्छा, तो फाइनल कैटेगरी जो टीम के इफेक्टिवनेस को रिलेट करती है, दैट इज द प्रोसेस वेरिएबल्स such as members' commitment to a common purpose, establishment of a specific team goal, team efficacy, team identity, team cohesion, mental models, a managed level of conflict, and minimize social lobbying. अच्छा, अब ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो रिलेट कर रही है टीम के काम करते जब शुरू करती है, तो क्या ये चीज़ें वहाँ मौजूद हैं? अगर तो ये वाले फैक्टर्स मौजूद हैं अच्छे पॉजिटिव वे में, तो फिर टीम जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। अच्छा, कॉमन प्लान एंड पर्पस का क्या मतलब है कि जब आप गोल्स डेवलप कर रहे हैं किसी भी टीम के, और फिर उन गोल्स के साथ रिलेटेड स्ट्रेटजीज डेवलप कर रहे हैं कि उन गोल्स को अचीव कैसे करना है, अब उसके तमाम मेंबर्स में क्लियर सेंस ऑफ गोल्स मौजूद है कि व्हाट नीड्स टू बी डन एंड हाउ दिस नीड्स टू बी डन। और जब ये चीज़ क्लियर है तो फिर कम चांसेस हैं कि आपके जो लॉसेस हो रहे हैं काम करते हुए, जो टाइम वेस्ट हो रहे हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं, वो ना हो। अगर टीम वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग के ही जिसे कहते हैं फार्मूले पे चल रही है कि पहले से प्लान करके उसने अपने गोल्स डिफाइन किए हुए और गोल्स सब उस पर क्लियर है, तो फिर आगे जो फर्दर प्रोसेसेस होंगे वो ज़्यादा बेहतर होंगे, ठीक है। और अगर उसके अंदर एक टीम के अंदर एक रिफ्लेक्सिविटी भी मौजूद है कि अगर काम सही नहीं हो रहा तो टीम आप मिल के बैठती है, रिफ्लेक्ट करती है गोल्स पे और अपने प्लान को एडजस्ट करती है अकॉर्डिंगली। अब आप ये देखें कि एक अकेला बंदा अपने गोल फ्लेक्सिबल हो सकता है, लेकिन एक टीम की फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको रिफ्लेक्सिविटी उसने नाम दिया है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट मेंबर्स होते हैं और अगर वो मेंबर्स आपस में कंफ्लिक्ट में पड़ना शुरू हो जाए तो फिर टीम का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा काम करने पे, ठीक है। और अगर वो कहें जी हमने उसी पे चलना है जो हमने पहले सोचा हुआ है, तो फिर आप एक रॉन्ग प्लान पे काम कर रहे हैं, देन यू आर ऑब्वियसली डूम्ड एंड यू आर नॉट अचीविंग योर गोल। अच्छा, फिर वही बात जब गोल्स में आए तो स्पेसिफिक गोल्स जो हमने गोल्स के चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि जी स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए, ठीक है। और वो ज़्यादा आपको, जैसे हम कहते हैं स्मार्ट गोल, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, और थोड़े से डिफिकल्ट बट अचीवेबल गोल्स हैं, वो टीम की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं जिस तरह वो एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं। देन देयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ अ टीम एफिकेसी। पहले हमने बात की थी सेल्फ एफिकेसी की, आपका कॉन्फिडेंस कि आप किसी टास्क को अचीव कर सकते हैं। टीम एफिकेसी का मतलब है कि ओवरऑल एक टीम का कॉन्फिडेंस कि वो किसी भी काम जो उसको दिया गया उसके अंदर वो सक्सीड कर सकते हैं। जैसे आपने पहले देखा था कि जब किसी भी टीम मेंबर की एक पर्सनैलिटी ओवरऑल टीम मेंबर्स की पर्सनैलिटी मिल के उस टीम की पर्सनैलिटी बनाती है, इसी तरह ग्रुप मेंबर्स की इंडिविजुअल एफिकेसी जो है वो मिल के ओवरऑल ग्रुप की एफिकेसी बनाती है। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उनके नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटी के ऐसे किस तरह है। अगर उनके पास ज़्यादा नॉलेज है तो ओबियसली उनकी एफिकेसी बढ़ जाएगी, अगर उनके पास ज़्यादा स्किल्स हैं तो ओबियसली उनकी एफिकेसी बढ़ जाएगी। अगर उनकी अपनी सेल्फ एफिकेसी डिफरेंट टास्क के लिए हाई है और वो सारे के सारे टास्क वो हैं जो उस टीम ने परफॉर्म करने हैं, तो ओवरऑल उस टीम की एफिकेसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है विच इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द टीम। जो टीम की आइडेंटिटी है, जो टीम की अपनी जो उसकी एक शोहरत है, उसकी जो एक जिसे कहते हैं कि आप अपनी टीम के साथ अपने आप को एफिलिएटेड फील करते हैं, जैसे हम अपनी कंट्री के साथ अपने आप को एफिलिएटेड फील करते हैं, तो वो बड़ा पार्ट प्ले कर देती है कि उसके टीम मेंबर्स जो हैं वो कितना बिलोंगिंगनेस फील करते हैं अपनी टीम के साथ, कितना क्लोजनेस फील करते हैं और उसके लिए कितना काम करने के लिए तैयार रहते हैं। देन एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज टीम कोहेजन। कोहेजन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें मेंबर्स आपस में कनेक्टेड हैं, दे फील कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। अब इमोशनली भी और मोटिवेटेडली भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, मतलब जितनी कोहेजन ज़्यादा होगी उतनी मोटिवेशन ज़्यादा होगी,
ठीक है, और उतने ही वो ज़्यादा मेहनत एफर्ट करेंगे उस टीम के गोल्स को अचीव करने के लिए। जिनमें कोहेजन लो होगी, ठीक है, और वहाँ पे जो है वो इवन क्रिएटिविटी कम होगी, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, और उस टीम की इफेक्टिवनेस जो है वो लो होगी। देन देयर इज अ मेंटल मॉडल। अच्छा, मेंटल मॉडल का ये मतलब है कि जितनी ही टीम्स ज़्यादा इफेक्टिव टीम्स की खसूसियत ये देखी गई है कि उनके टीम मेंबर्स जो हैं वो एक तरह से सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है, वो अपनी बहुत सारी थिंकिंग जो है वो शेयर करना शुरू हो जाते हैं, और उनका जो इवन नॉलेज और बिलीफ जो है वो बड़े कंबाइंड हो जाते हैं। तो ये बड़ी कोहेसिव टीम्स में ये मेंटल मॉडल्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर देते हैं, और वो टीम्स बड़ी कोलैबोरेटिवली, बड़ी मिलजुल के जो है वो काम करती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाती है। फिर जो इफेक्टिव टीम्स हैं उनमें कन्फ्लिक्ट लेवल जो है वो कम होता है, आल्दो जीरो नहीं होता। जीरो कन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएटिविटी के लिए बहुत नुकसानदेह है। वो उनकी जो कन्फ्लिक्ट, जो स्पेशली जो टास्क कन्फ्लिक्ट है वो कम होते हैं, लेकिन दे कैन है टास्क कन्फ्लिक्ट्स होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स जो है वो कम होते हैं कि तुम कौन हो, तुम ऐसे क्यों काम कर रहे हो, तुम ऐसे क्यों बैठे हो, मुझे तुम्हारा नाम पसंद नहीं है, तुम लेट क्यों आते हो। इस किस्म के कन्फ्लिक्ट्स वहाँ पे कम होते हैं, लेकिन ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। डिबेट होती है, थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट होता है, और कन्फ्लिक्ट्स में बेहतर जो है सोल्यूशन वो प्रोवाइड हो जाता है। और फिर वहाँ पे जो टीम्स होती हैं उनमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट सोशल लॉफिंग। ये हमने पहले भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें ये था कि ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर काम सौंप रहे हैं कि वो कर लेगा, खुद अकाउंटेबिलिटी फील नहीं कर रहे। तो ये इफेक्टिव टीम्स में ये चीज़ कम होती है। हर मेंबर अपने आप को इंडिविजुअली भी और पूरी टीम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल फील करता है। अच्छा जी, ये तो हमने देख लिया कि इफेक्टिव टीम्स की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं जिससे हम एक टीम को कहते हैं कि इफेक्टिव टीम बन सकती है। बट आवर नेक्स्ट टास्क इज हाउ टू टर्न इंडिविजुअल्स इनटू टीम प्लेयर्स। टीम्स बनाई कैसे जाए और उनमें ऐसे इंडिविजुअल्स को मतलब इंडिविजुअल्स को टीम प्लेयर कैसे बनाया जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर ऑप्शन इज टू सेलेक्ट दोज पीपल हु आर ऑलरेडी टीम प्लेयर्स। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि बहुत सारी पर्सनैलिटी टाइप्स ऐसी होती हैं जो आपको एक बेटर टीम प्लेयर बना सकती है। यू कैन वर्क बेटर विद अ टीम। ठीक है, कुछ लोगों के पास ऑलरेडी इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं जो उनको एक किसी भी टीम में शामिल करने के लिए ज़रूरी होती है। सो आप हायरिंग करते हुए इस तरह के क्राइटेरिया सेट करें, इस तरह के इंटरव्यूज़ के दौरान, या इस तरह के रोल प्लेइंग अगर आप हायरिंग में यूज़ कर रहे हैं लोगों को हायर करने के लिए, तो वहाँ पे आप इस तरह के लोग सेलेक्ट करें हु आर बेटर टीम प्लेयर्स। अच्छा, उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि यू कैन ट्रेन पीपल टू बी टीम प्लेयर्स। हाउ कैन यू ट्रेन पीपल? आप ऐसी वर्कशॉप्स करा सकते हैं जो लोगों के इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव करे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, नेगोशिएशन स्किल्स को, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स को बेटर करे। ठीक है, और ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस तरह की वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स करवाती रहती हैं। और यहाँ पे ये बात भी जहन में रहे कि इफेक्टिव टीम डजंट डेवलप ओवरनाइट, हमेशा इसमें टाइम लगता है, और कंसिस्टेंटली और कॉन्स्टेंटली मैनेजर्स को वर्क करना पड़ता है टू मेक एन इफेक्टिव टीम। थर्ड इज टू रिवॉर्ड। किसी भी बंदे को, आप किसी भी टीम को रिवॉर्ड दे रहे हैं तो उस टीम के उस बंदे को, बीइंग अ गुड टीम प्लेयर, भी उसको कोई ना कोई रिवॉर्ड्स या इंसेंटिव्स दे, और ताकि वो ज़्यादा मोटिवेट हो के आई एम गेटिंग बेटर यू नो रिजल्ट्स, आई एम गेटिंग बेटर रिवॉर्ड्स बीइंग अ टीम प्लेयर। प्रमोशंस, पे रेजेस और दूसरी किस्म की रिकग्निशन जो है वो बीइंग अ गुड टीम प्लेयर अगर दी जाए तो वो भी एक अच्छा टीम प्लेयर डेवलप होने में हेल्प आउट करती है। फाइनली कीप इन माइंड कि टीम्स आरंट ऑलवेज द आंसर। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप कोई काम कर रहे हैं और आपने उसमें टीम ज़रूरी बनानी है, क्योंकि टीम्स आर टेकिंग मोर टाइम एंड रिसोर्सेज एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल वर्क। अगर काम ऐसा है कि इंडिविजुअल इजीली उसको परफॉर्म कर सकते हैं तो टीम बनाने की कतई ज़रूरत नहीं है। देयर आर 3 टेस्ट टू सी इफ अ टीम फिट्स द सिचुएशन। अगर तो काम कॉम्प्लेक्स है और उसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स चाहिए, उसमें डिफरेंट एबिलिटीज़ चाहिए, उसमें डिफरेंट नॉलेज और स्किल्स चाहिए, तो फिर ठीक है, यू दिस इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया दैट यू कैन क्रिएट अ टीम।
अच्छा, अगर काम ऐसा है कि उसमें ज़्यादा लोग एक कॉमन पर्पस पे काम कर सकते हैं, ठीक है, और वो उनका अकेले के बजाय वो ज़्यादा लोग मिल के एक ज़्यादा बेहतर आउटपुट प्रोड्यूस कर देते हैं, तो फिर टीम्स की ज़रूरत है। और अगर मेंबर्स को हम इस तरह के टास्क असाइन कर सकते हैं किसी भी काम में, किसी भी गोल में, जो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, देन वी नीड अ टीम। लेकिन अगर बिल्कुल इंडिपेंडेंट टास्क हैं जो इंडिविजुअल परफॉर्म कर सकता है, देन वी डोंट नीड अ टीम। सो ऑलवेज बी वेयर के बजाय इसके कि फौरी तौर पर टीम्स क्रिएट की जाएं, पहले देखना चाहिए कि क्या काम या रिसोर्सेज या गोल्स इस तरह के हैं कि हमें टीम्स क्रिएट करनी है।